भाई दोस्त। सबसे पहले तो डाहर गांव के जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्ते। इस गर्मी के मौसम में आप लोग हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हो। लगातार जो पसीने मुझे भी आ रहे थे, आप लोगों को भी आ ही रहे होंगे, और इस गर्मी के टाइम पर आप लोगों ने जो ये समय दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। डाहर गांव में थोड़े से दिन पहले मैं आया था होली वाले दिन। होली वाले दिन प्रदीप जी ने मुझे कहा कि जो है यहाँ की होली बहुत फेमस है, और फिर जो वीडियो भेजी थी वो डाक की वीडियो थी, वो उधर से उधर धकेल रहे। मैंने वो 10 बार वीडियो देखी, समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। जैसे वो मटकी नहीं फोड़ रहे भाई, कुछ जो है छीन नहीं रहे, कुछ जो है छीन के इधर उधर भागना नहीं है। तो लेकिन फिर जो पूछने के बाद ही पता चला कि 2 टोलियां बनती हैं, एक उधर से उधर धकेलते हैं, दूसरे उधर से उधर धकेलते हैं, फिर कौन जीतता कौन नहीं जीतता है। और फिर इन्होंने कहा कि भाई उसमें आना। अब वहाँ आकर के जब मैं उस होली में आया, तो उस होली में आने के बाद वो जब जो है वो डांट लगने का टाइम आया, तो फिर हम वहाँ पर गए, और ये लगातार मुझे जो है डरा रहे थे कि भाई जो है तू दब जाएगा। मैंने कहा मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ शक्ल से कि जो है मैं तो ऐसे दब जाऊँगा। फिर भी जो ये जो डराते रहे, बोला वहाँ डांट में नहीं जाना और कुछ नहीं करना, और छत के ऊपर चला दिया हमें। छत के ऊपर चढ़ते टाइम थोड़ा सा जो मेरा पैर भी फिसला, थोड़ी चोट भी लगी, अब तो बिल्कुल फिट हो गया हूँ। फिर वो जो है एक चक्कर देखा, डांट लगा रहे थे, फिर मैंने कहा यार इसमें तो हम लोग घूम सकते हैं, इसमें इतनी तो बड़ी बात नहीं, तुम जितना डरा रहे थे। बोला ना तू बटपेड़े में मत आइए, कहते फिर जो खाम खाइनों का बोला डार का गाँव का नाम खुद बदनाम हो जाएगा। मास्टर जी जो पूरे देश में जो क्लास चल रहे हैं, और वहाँ चोट लग गई, बोला कित लगी डार में, और चोट कैसे लग गई यार, मैं जो फिर भी देख लो आप मेरे को, मैं इतना कमजोर तो नहीं होगी, डांट में फंस जाऊंगी। फिर हम लोग जो पूरा राउंड लगा के आए, और थोड़ी सी देर बाद समझ में आया कि डार खेड़े की जय बोलो होली रे। घड़िया बार में समझ में आई जो है, लेकिन जो फिर धीरे धीरे समझ में आया बात। और चारों तरफ गांव का राउंड लगाया। 2-3 गांव के आदमी भी बोले, बोला भाई तेरा फोटो परिमल की गेल मिल रहे हैं। हाँ भाई, कई जने जो इस प्रकार से कहते हैं भाई मेरा फोटो परिमल की गेल मिल रहे हैं। अब उसमें फिर वो जो लाल सा रंग डालते, लाल रंग डालने के बाद वो जो उत्साह, तो मेरे ऊपर भी वो 2-4 बाल्टी वाल्टी प्रदीप ने कहे सुन के गिरवा दी, और जब मैं वो लाल पीला हो गया सही। ये भी थोड़ा थोड़ा रंग नाखूनों में बच रहा है, पैर के नाखूनों में बच रहा है, लेकिन जो वो रोमांच है वो अब भी जिंदा है। डाहर गांव की होली खेल करके जब हम वापस जा रहे थे, जो वो बिल्कुल लाल कपड़े हो गए थे सारे जो है, और गाड़ी भी लाल हो गई थी, और घर के भी पूछा बोले आज तो क्या बने आया। एक आधी बार हम लोग जो वृंदावन गए थे, पर वहाँ पर सूखी होली खेली जाती है, वहाँ पर अपने नहाने के बाद जो है वो उतर जाता है रंग, वो 5-6 दिन तक इधर मुँह पड़ते ना उतरे, हाथा पड़ते ना उतरा, क्लास में गया बालक की मारा बोला क्यों रहा मास्टर। चलो जी, फिर भी डाहर गांव की बहुत फेमस है होली मैंने एंजॉय की, और मैंने जो है प्रॉमिस भी किया कि मैं 2-4 बार को और कम से कम आऊँगा, जब तक थोड़ा सा जवान हूँ, जब बुजुर्ग हो जाएगा जब तो देखी जाएगी। बहुत बढ़िया जो मिसाल देखने को मिली बहुत दिनों बाद कि पूरा गांव इकट्ठा होता है, पूरे गांव में भाईचारा है, और 2-4 जने जो है थोड़ी बात दारू दूरू पी कर जो है जैसे लड़ने के उस पे थे, तो बुजुर्गों ने बहुत बढ़िया काम करा, सीतावड़ मटते ही मारे, चल भले पंचायती काम है सारे गांव का, तुम्हारे लड़के ने जो और पंगे करवाओगे चलो। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये बात जो है गांव की जो ये संस्कृति थी ये देखने को मिली, और मैं सैल्यूट करता हूँ पूरे गांव को, बुजुर्गों को, कि इस प्रकार की संस्कृति गांव में लगातार जो है बना रखी है। और फिर उसके बारे में और बात हुई कि भाई जो है जो भी नौकरियों में बाहर गया हुआ है, तो कोशिश करता है कि होली छुट्टी पे गांव में मनाए, तो एक बहुत शानदार अवसर देखने को मिला जी। बहुत सारे बच्चे भी मिले, 1-2 बच्चे को रंग भी लगाया, कुछ बच्चों ने मुझे भी रंग लगाया, तो रंग तो जो इतना लग गया था उसके ऊपर जो मैं तो क्या कहता, पर बहुत शानदार जो है अनुभव उसमें था। डाहर गांव जो है, जो प्रदीप जी हैं और उनके भाई हैं, जो इनकी जो है ये मेरे जीजा लगते हैं, मेरी सिस्टर्स जो है इनके साथ शादी हुई है, पर मैं थोड़ा सा बिजी इतना रहता हूँ कि मैं तो आ ही नहीं पाया था यहाँ पर। मैं पहली बार होली पे आया था, आज मैं दूसरी बार गांव में आया हूँ। डाहर गांव सुना बहुत ज़्यादा था, पर
और जो यहाँ से गुजरते भी थे बहुत बार, तो लेकिन अब कौन सा गांव कहाँ पर है, गाड़ी में बैठे अपना सीधे भागे चले गए, इस प्रकार से रहता था। खेल का उत्साह और ये सारी चीज़ें गांव की संस्कृति, और जैसी होली पूरे देश में होनी चाहिए वैसी होली यहाँ पर थी। और मैंने तो जो वीडियो भी यहाँ पर बनाई थी, और सब लोगों को इस गांव के बारे में पूरे देश में जो है जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो हर एक जगह बताया कि सबसे फेमस होली डाहर की होली है, और मुझे बहुत अच्छा लगा भी था। अब इसके बाद हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है 6ठी से 12वीं तक, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कई जगह पर 4थी से 12वीं दिख रहा है। देखो जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, कौन ये बता सकता कि बड़ा होने के बाद कौन क्या बनेगा? इन बच्चों के अंदर जो चीज डिफरेंस क्रिएट करेगी वो है पढ़ाई। हम इनको कैसा पढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग बचपन में जो इस बात को देखते थे कि खेतों में भाई गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, चने बोओगे तो चने काटोगे, सरसों बोओगे तो सरसों काटोगे, जीरी लगाओगे तो धान काटोगे। अब सीधा मामला ये है, गन्ने बोओगे तो गन्ने उगेंगे। तो वही काम इन बच्चों के ऊपर भी है। इन बच्चों को कार चलाना सिखाओगे तो बड़े होकर ड्राइवर बनेंगे। इन बच्चों को रोटी बनाना सिखाओगे तो बड़े होकर के रसोइया बनेंगे। इन बच्चों को अगर अच्छा पढ़ा लिखा करके काबिल आदमी बनाओगे तो इन्हीं के अंदर से डॉक्टर बन सकते हैं, इन्हीं के अंदर से इंजीनियर बन सकते हैं, इन्हीं के अंदर से टीचर बन सकते हैं, इन्हीं के अंदर से सैनिक बन सकते हैं, इन्हीं के अंदर से नेता बन सकते हैं, इन्हीं के अंदर से अफसर बन सकते हैं। वो हमारी उस पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी पढ़ाई इनको दे रहे हैं। मैं अक्सर अपना उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और मैं 22 साल की उम्र में था, ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। किसान का बेटा हूँ, खेती करना जानते थे बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत बार ये बातें होती थी कि भाई जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ना, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है, लेकिन रास्ता नहीं दिखता था कि क्या रास्ता है। और पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद एहसास हुआ कि तैयारी करके पढ़ाई करके नौकरी लगी जा सकती है। और उसके बाद ये पता चला कि हाँ, इस पढ़ाई की कीमत भी है। और फिर उस पढ़ाई की कीमत के बाद आज आपके सामने यहाँ पर आकर के खड़ा हूँ। इस प्रकार के प्रोग्राम्स हर जो है बार करते हैं और आप सभी लोगों का इस प्रकार से प्यार मिलता है। पूरे भारत में जाकर के इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करने का रास्ता मिलता है। एक किसान का बेटा यहाँ तक पहुँचना। अब हम लोगों को जो कोई और काम करने हो, जैसे अभी बात हो रही थी, मास्टर जी कह रहे थे कि प्रदीप जी ने यहाँ पर जो है सेंटर खोला, 5-10 लाख रुपए जो भी इन्वेस्टमेंट किए, ब्रांच खोली। ब्रांच खोल करके गांव के बच्चों को दिन रात 24 घंटे उठते बैठते, एकमात्र टीचर ऐसा होता, टीचर जो हमेशा मतलब अगर मेरे के छोरे ना है ना, मैं समझ में घाट आ रहा है, उसको कैसे पढ़ाऊं। वो जो लड़का है सोनू, उसका ध्यान पढ़ाई में कम रहता है, उसको कैसे समझाऊं, उसके घर वालों को कैसे समझाऊं। तो दिन रात टीचर वो कौम होती है जो ये सोचती है कि दूसरे के बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल बना करके और अपने से भी आगे निकाल दे। या तो माँ बाप होते हैं, बच्चे माँ बाप से आगे ज्यादा बड़ा नाम करें तो उनको खुशी होती है। और अगर दूसरे आदमी की बात करें, अब जैसे हम लोगों का क्या नाता, क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि डाहर गांव की इस ब्रांच में पढ़ के अगर कोई बच्चा पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक ले जाए तो हमारा नाम कितना बड़ा हो जाएगा। तो हम 24 घंटे में कोशिश में रहते हैं कि ये बच्चे पढ़े लिखे कामयाब बने और इनको पढ़ाई आसान दिखे, इनको पढ़ाई करने में मजा आए। दिक्कत क्या होती है, जैसे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं। मुझे पढ़ाते हुए 20-22 साल हो गए, बच्चे क्यों पढ़ना छोड़ते हैं। 6ठी 7वीं क्लास तक अधिकतर बच्चे खींच ले जाते हैं, 6ठी 7वीं में जाकर के बच्चे पढ़ना छोड़ते हैं। तो इसके पीछे कारण होता है उन बच्चों को पढ़ाई समझ में आनी बंद हो जाती है। कोई ना कोई टीचर 6ठी में 7वीं में 8वीं में ऐसा मिल जाता है जिसके कारण वो सब्जेक्ट पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और वो टीचर मेन होता है, टीचर फेवरेट है कि नहीं है। सब्जेक्ट फेवरेट तो टीचर बढ़ाता है। अब टीचर अच्छा है तो वो सब्जेक्ट अच्छा है, टीचर अच्छा नहीं है तो वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। कोई ना कोई टीचर बीच में ऐसा मिलता है जिसके कारण पढ़ाई से ध्यान भटकता है और उनको समझ में आना बंद हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर बच्चे को सही पढ़ाई समझ में आए तो कोई बच्चा पढ़ाई ना छोड़े। इन बच्चों को पढ़ाई समझ में आनी बहुत जरूरी है। देखो आप लोग जिस लेवल में हो मुझे नहीं पता, किसी के पास 5 किले हैं, किसी के पास 10 है, किसी के पास 5 बीघे हैं, किसी के पास जमीन नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। B.R. अम्बेडकर बहुत गरीब आदमी था। उस टाइम पर जातीय व्यवस्था भारत में ऐसी थी कि नीची जाति के लोग पढ़ ही नहीं सकते थे, लेकिन उसने मेहनत और अपनी जिद नहीं छोड़ी, लगातार पढ़ता चला गया और भारत का संविधान निर्माता आज कहलाता है।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के संविधान पढ़े, पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था पढ़ी और उसके दम पर संविधान लिखा। इतना पढ़ा लिखा आदमी पूरे भारत में था ही नहीं। पूरी संविधान सभा का एक भी आदमी नहीं चाहता था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उसका हिस्सा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई से काबिलियत इस लायक हासिल कर ली कि उसके बिना वो काम संभव ही नहीं था। हम एपीजे अब्दुल कलाम को सभी लोग जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से, राष्ट्रपति भी रहे। एक केरल के छोटे से गांव से थे, बेहद गरीब थे, उनके घर में पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा था ही नहीं, उसकी माँ के पास कोई साधन नहीं था। 10वीं क्लास तक तो गांव में जैसे तैसे करके पढ़ गए, 11वीं क्लास में पढ़ना था ना तो कोई पैसा उसके पास नहीं था। उसकी मौसी के गहने बेच करके तब फीस भरी गई थी और पहले साल फीस भर के उसने स्कॉलरशिप ली और आगे की पढ़ाई स्कॉलरशिप पर चली। किस प्रकार से वो रिसर्च करने लगे और किस प्रकार से मिसाइल मैन बने, उनकी कहानी सभी लोग जानते हैं। उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो है पढ़ाई का। आप जितने आदमियों को नाम जानते हो, जितने आदमियों का, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी पढ़े लिखे आदमी थे, ब्रिटेन में जाके वकालत की थी, अफ्रीका में जाके मुकदमे लड़ने गए थे। आप महात्मा गांधी की विचारधारा से सहमत है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन महात्मा गांधी का जो ये नाम खड़ा हुआ वो उसकी पढ़ाई के कारण था। जवाहरलाल नेहरू, भारत का पहला प्रधानमंत्री, तो इतना पढ़ा लिखा आदमी था, हर एक आदमी उसकी पढ़ी लिखाई और उन बातों का, आप उस बात को इतिहास में जानते हैं, वे सभी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके सही रास्ता दोगे तो ये अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, सीए, वकील बन पाएंगे। और अच्छी पढ़ाई नहीं होगी फिर ये कुछ नहीं करना। गांव के अंदर किस प्रकार से लोग भटकते रहते हैं, दोनों बातें। जिनके पास साधन नहीं थे लेकिन बच्चों ने पढ़ाई बढ़िया की और बढ़िया पढ़ाई करके बहुत अच्छा रैंक हासिल किया, बहुत बढ़िया जीवन जिया। और दूसरा एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया लेवल में था, घर था, धरती थी, जमीन जायदाद थी, बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया, बच्चे सही रास्ते पर नहीं लगाए, वे बच्चे गलत रास्ता पकड़ा, दारू पी, जमीन जायदाद, घर, प्लॉट सब बेच करके मिट्टी में मिला दिया, बड़े बुजुर्गों की सारी कमाई हुई इज्जत खत्म कर दी। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप अपनी अगली पीढ़ी को सिखा क्या रहे हो। मेहनत करना, पढ़ना, ईमानदारी, भाईचारा, जिसके मिसाल यहाँ पर जो भाईचारे की मिसाल के ऊपर तो मैं क्या बोल चुका हूँ कितना, और मैं क्या ही बोलूँ। पूरा गांव होली मनाता है, सभी लड़कियां, महिलाएं जो छतों पर चढ़ चढ़ करके देखती है और सभी बुजुर्ग भी और बच्चे भी तो उसको जो है डांट का हिस्सा बनते हैं, पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, 2 चक्कर, एक सूखा और एक गीला। तो ये भाईचारा आप सिखा रहे हो, आप संस्कार सिखा रहे हो, आप उनको बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखा रहे हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सिखा रहे हो। ये आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, ये आपके अपने सिखाने के ऊपर है। लेक्चर देने से कुछ नहीं होता। आप जैसा काम करते हो वैसा ही बच्चे करते हैं। आप मेहनत करते हो, बच्चे मेहनत करते हैं। आप सच बोलते हो, बच्चे सच बोलते हैं। आप पढ़ते हो, बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने एक रास्ता है और प्रदीप जी ने जो यहाँ पर काम किया वो बहुत शानदार है, बहुत सराहनीय है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, जैसे मुडलाना में भी है, कृष्ण जी है सिवा से, सिवा में जो हमारी ब्रांच चल रही है, पानीपत में भी ब्रांच है, ओझा की जो लड़की मुझे दिख रही थी वहाँ पर ब्रांच है, भंडारी से जो यहाँ पर थे तो भंडारी में। तो इस प्रकार से हरियाणा में 200 से ज्यादा गाँव में चल रही है ब्रांच। भारत गाँव में बसता है, 30% लोग शहरों में रहते हैं, 70% लोग गाँव में रहते हैं। और गांव में उतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं है और गांव से पढ़ने के लिए शहरों में भेजना इतना आसान काम नहीं है। लाखों रुपए फीस लगती है। अपनी लड़की को 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं 12वीं में हम लोग दिल्ली, मुंबई, पटना, कोटा भेज दें, वो लड़की गलत रास्ता नहीं पकड़ेगी, किसकी जिम्मेदारी है? बच्चे वहां जाकर के नशे के शिकार हो जाते हैं, आपसी रिलेशन गलत बन जाते हैं, बच्चे संस्कार से हट जाते हैं। तो ये डर हमेशा रहता है। इस कारण से अगर हम पैसे से अफोर्ड भी कर सकते हैं तब भी भेजने में डर लगता है कि भाई इतने बुरे समय में हम अपनी लड़की को छाती के नीचे से कैसे निकाल दें, इतनी छोटी उम्र में बच्चों को कैसे भेज दें और फिर वहां जाकर के गलत रास्ता पकड़ते हैं बच्चे, फिर उनको क्या कहें। तो आपकी छाती के नीचे यही क्लासेस चल रही है, दिल्ली में यही चल रही है, सोनीपत में यही, पानीपत में, और यही क्लास चल रही है डाहर में, यही क्लास चल रही है नूह और मेवात में, जिसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं। यही क्लास पंचकूला में, चंडीगढ़ में, अंबाला में चल रही है। यही क्लासेस आने वाले समय में लखनऊ में, पटना में, इलाहाबाद में और कोटा में भी चलेंगी।
बराबर लेवल की पढ़ाई पूरे देश में ले जाएगा। कोई बात नहीं, इन माइक वालों के लिए ताली नहीं बजाओगे ना तो ऐसा ही साउंड देंगे। एक बार ताली बजाओ इनके लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो जो देश की अच्छी पढ़ाई है वो पढ़ाई अब डाहर गांव में भी है। आईसीएस कोचिंग सेंटर पूरे देश का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी भी है। हमारे पास पढ़ के 1.5 लाख से ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों में हैं। पूरे हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से पढ़ के नौकरी में ना हो। होली वाले दिन जब मैं आया था तो डाहर गांव के भी कई लोग मिले थे मुझे, पानीपत ब्रांच में पढ़ के, और एक दो लड़का सोनीपत में पढ़ के थे, सोनीपत में पढ़ के भी नौकरी लगा हुआ है। नौलथा गांव है, नौलथे गांव के जो है बच्चे जो हमारे पास पढ़ के नौकरी लगे हुए हैं। पूरे हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं हमारे पास पढ़ के। तो सरकारी नौकरी में लगना तो सबसे छोटा काम है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं 12वीं करते ही सरकारी नौकरी में लगना, इतना तो कम से कम मान लो। और जो हम पढ़ाएंगे साल भर की पढ़ाई में सरकारी नौकरी लग जाते हैं। ये बच्चे 5-4 साल हमारे पास पढ़ेंगे तो ये सरकारी नौकरी में तो कम से कम लग जाएंगे, जिसके लिए 15-20 लाख रुपए कोई गलत काम, कोई दूसरा सीटर बिठाना पड़ता है और जुगाड़ करने पड़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अच्छा है, ये आपकी चिंता है ही नहीं। बच्चा हमारे पास भेजो, उसकी फीस 1000 रुपए महीना। एक बच्चा हमारे पास 5वीं क्लास में आता है, 5वीं से 12वीं तक 7 क्लास हुई, 7 क्लास अगर 1000 रुपए महीना, 12,000 रुपए एक साल के, गुणा 7 करें, गुणा 8 करें तो 84,000 रुपए, 96,000 रुपए, 1 लाख रुपए से भी कम का काम है। नौकरी लगते ही 2 महीने में पूरे रुपए। आप पूरी उम्र बच्चे को नहीं पढ़ाओगे, 1 लाख रुपए में प्लाट का कितना हिस्सा आ जाएगा? आप इन्वेस्टमेंट करोगे बच्चे के ऊपर तो कितने रुपए उसके लिए जोड़ दोगे इस करके। लेकिन अगर बच्चा पढ़ा दिया तो हर महीने उतना प्लाट ले सकता है, इतनी कमाई के लायक। बच्चा, कोई लड़की, कोई भी अगर काबिल है, उसके अंदर योग्यता है तो वो अपने जीवन को बढ़िया बना लेगा। अगर देश बढ़िया बनाना है, अपना हरियाणा बढ़िया बनाना है, ये पानीपत बढ़िया बनाना है, और अगर ये डाहर गांव बढ़िया बनाना है तो एक एक बच्चा एक पढ़ लिख करके सही डायरेक्शन में हो, अच्छे रोजगार में हो, अच्छे पैसे कमाते हो, अपना जीवन सफल बना लिया हो। वरना नशे का हाल और बाकी गलत रास्ते बच्चे पकड़ ही लेते हैं। किस प्रकार से पुलिस बच्चों के पीछे पीछे और बच्चे आगे आगे, वो गलत रास्ता पकड़ाने का तरीका है। अगर आप उनको सही रास्ता नहीं दोगे तो गलत रास्ता तो अपने आप पकड़ ही लेंगे। मेरे ख्याल से मैंने सभी चीजें कवर की हैं। कृष्ण जी कुछ और रह गया होगा? प्रदीप जी और कुछ? हाँ, 4थी क्लास में और 5वीं क्लास में जो हम पढ़ाई करवाएंगे, 4थी और 5वीं क्लास, वहीं से पढ़ाई शुरू होगी 4थी क्लास से। तो 4थी क्लास और 5वीं क्लास में पढ़ने के बाद मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई पूरे हरियाणा का एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है जहां पर रहना, खाना, पढ़ाई सब मुफ्त है। अगर बच्चा सही से तैयारी कर लेता है तो 4थी क्लास में वहां दाखिला ले सकता है, हम उसकी तैयारी करवाएंगे। दूसरे नंबर पर सैनिक स्कूल कुंजपुरा, पूरे हरियाणा में एक ही सैनिक स्कूल है और वहां से ऑफिसर्स लगते हैं आर्मी में। अब की बार भी कई बच्चों का वहां पर सिलेक्शन हुआ है। पिछला साल तो जो हमारा पहला ही साल था उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। पहला साल पहला काम चालू करने में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारी चीजें जो है मैनेज करके अब हम जो बहुत बढ़िया रिजल्ट उसमें देंगे। तो मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल में, सैनिक स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये भारत सरकार के स्कूल है, उसमें पढ़ने वाले अधिकतर लोग कामयाब हो जाते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी क्लास में एडमिशन होता है, सैनिक स्कूल में 5वीं क्लास में एडमिशन होता है, और मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल में 4थी क्लास में एडमिशन होता है। 4थी और 5वीं क्लास में पढ़ा के इन स्कूलों में एडमिशन लायक हम बच्चों को बना देंगे। अगर बच्चा वहां पर पहुंच जाता है तो आपकी फीस ही नहीं लगनी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा बच्चा पूरी उम्र। वहां नहीं जाते हैं। हमारे गांव का जो एक लड़का है, उस लड़के ने सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था,
गया नहीं वो। उसने कहा मेरा 1 साल में अगर आईसीएस में पढ़ के सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया, मैं 5-4 साल यहाँ पढ़ गया, तो जो ये अफसर वो सैनिक स्कूल वाले लगवाएंगे उनसे हायर लेवल के, तो हम आईसीएस में ही पढ़ के लग जाएंगे। उसने आईसीएस में पढ़ने के लिए सैनिक स्कूल छोड़ दिया। हमारे पास जो पढ़ाई होती है उसमें नौकरी की गारंटी रहती है। पानीपत में हमारी ब्रांच मिशन स्वरूप कॉलोनी में है, ये वर्मा जी है, देखो वीडियो बना रहे हैं, ये वहां पर कभी कभार मिलते हैं, ब्रांच को संभालते हैं। आपका बच्चा अगर 12वीं क्लास पास है या उससे ज्यादा कितना ही पढ़ लिया है, हरियाणा में 42 साल की उम्र तक नौकरी मिल सकती है। आईसीएस में पढ़ के लाखों लोग नौकरी लगे। हरियाणा का ऐसा एक भी ऑफिस नहीं होगा, सरकारी ऑफिस, जिसमें आईसीएस के स्टूडेंट ना हो। हमारे पास पढ़ के हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑफिस में बच्चे हैं। तो आपके अगर आपको चाहिए कि हाँ नौकरी चाहिए, हम इस एज के हैं, तो तैयारी करके, पढ़ाई करके और नौकरी लग सकते हैं। मिशन स्वरूप कॉलोनी पानीपत में सभी लोग यहाँ पर जानते ही होंगे। और कह रहे अपनी तरफ से और बोल दो, तो अपनी तरफ से मुझे इतनी बात अगर इन बच्चों को कामयाब बनाना है तो आईसीएस यहाँ खुल गया है, अच्छे तरीके से पढ़ा लो, हंसते खेलते पढ़ाई करते अपने बढ़िया जीवन जिएंगे, बढ़िया नागरिक तैयार होंगे। आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और बहुत सारे जो गणमान्य व्यक्ति गांव के बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, माताएं हैं, तो अगर कोई भी सवाल किसी के मन में है, मैंने बहुत सारी बातें की हैं, तो आप बात कर सकते हो मेरे से। अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाई और बढ़िया संस्कार, 2 चीज देने पड़ेंगे। आप बहुत ज्यादा पढ़ा दो, बच्चा अमेरिका में पहुंच गया, यहाँ पर जो है लोग जो है बूढ़े पड़े रहते हैं, कोई संभालने वाला नहीं, ये गलत है। संस्कार होने चाहिए, अपनी जीवन से, अपनी जिंदगी से, जमीन से जोड़े रखे वो संस्कार, और अच्छा काम करें, अच्छे लेवल पर पहुंचे, उसके लिए काबिलियत पढ़ाई देती है। ये दोनों काम बच्चों में डालने होंगे। कोई सवाल किसी की तरफ से है तो बताइए, नहीं तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी है किसी के मन में कोई सवाल? छोटे बच्चे, बड़े, कोई भी, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, मैं जवाब दे सकता हूं। इस सरकार की तरह, जनता दरबार की तरह प्रायोजित कार्यक्रम नहीं कि वो आदमी उठेगा, सर हमारी गली में झगड़ा हो रहा है, वहां पर नाली नहीं बनी है, चलो नाली पास। ऐसा नहीं, जिसके मन में कोई सवाल आए पूछ सकते हो। अभी मीडिया वाले बंधु थे, नैन सर से जो पूछ रहे थे कि आजकल एजुकेशन व्यापार बन गया है। बिल्कुल एजुकेशन व्यापार बन गया है, लेकिन व्यापार से किसको दिक्कत है? आप सभी लोगों ने जो एक कपड़े पहन रखे ना, व्यापार है। ये कुर्सियां रखी हुई टेंट वाला व्यापार है, ये दरिया बिछी हुई है, ये भी व्यापार है, ये माइक है ना, माइक, साउंड सिस्टम, ये सारा ये भी व्यापार है। इन्होंने कुछ रुपए लगा रखे हैं, इंतजार में रहते कि प्रदीप जी जैसा कोई आदमी आए, प्रोग्राम करे और हमें भी 10 रुपए किराया मिले। हर चीज व्यापार है, पढ़ाई भी व्यापार है। एक तो पढ़ाई व्यापार और एक दारू बेचना व्यापार, 2 व्यापार अलग अलग टाइप के हैं। कोई आदमी कपड़े बेच रहा है, कोई आदमी अनाज उगा रहा है, हर एक चीज व्यापार है। दूसरे आदमी की जमीन लेता किराए पर, जमीन लेने के बाद फिर वहां पर उसमें कुछ उगाता है, अगर ज्यादा हो गए तो प्रॉफिट हो गया, कम हो गए तो लॉस हो गया, व्यापार है, हर एक चीज व्यापार है। पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, लेकिन ये काम सरकार कर सकती है, हम कैसे कर देंगे, या कोई और आदमी क्या कर देगा? इस व्यापार में हमने पढ़ाई को सस्ता जरूर किया है। 1000 रुपए महीना में तो मेरे ख्याल से छोटे मोटे गली नुकड़ के स्कूल भी पढ़ा पाने में मेरे ख्याल से सक्षम नहीं है। हम यहाँ 1000 रुपए महीना पढ़ा के बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर तक पहुंचा देंगे। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी ना, तब तो टोटली व्यापार था, लेकिन आज हमें दिखता है कि ये गांव-गांव में जाकर के इस प्रकार की सभाएं करना, इस प्रकार के कार्यक्रम होना, पढ़ाई के ऊपर, करियर के ऊपर लोगों से बातचीत करना, तो ये कितना बड़ा काम हो गया। अभी जो मोहित जी गा रहे थे, कितना बढ़िया जो है, बोला जो है संस्कृति का यहाँ पर पतन हो गया है, गंदे गाने आ गए हैं, गंदे नाच हो गए हैं, फूहड़ता आ गई है। किस प्रकार से जो हम लगातार बात करते हैं कि टीवी पर और मोबाइल पर इस प्रकार की चीजें होती है कि घर वालों के सामने बैठ करके उनको नहीं देख सकते, तो जो ये फूहड़ गाने,
फूहड़ संस्कृति, फूहड़ नाच गाना, ये सारी बातें, तो ये संस्कृति का पता नहीं तो कर रही है। और हम लोग इस संस्कृति को बचाने के लिए, पढ़ाई को बचाने के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए जो इस प्रकार के कार्यक्रम करते घूम रहे हैं, तो आज हमें लगता है कि ये राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा काम है। और धीरे धीरे लोग इस बात, सरकारी नौकरी के पेपर लीक होते थे, पहले नेताओं के पास जा करके चक्कर काट करके अपने बच्चों को नौकरी लगवाना पड़ता था। हमने उन बातों के खिलाफ आवाज उठाई और वे बातें बदली, और अब पढ़ के कोई भी बच्चा नौकरी लग सकता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और आपका कोई भी बच्चा, कोई सरकार के गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाई, अपने काम को इतना बढ़िया किया, सरकार हमारा कुछ कर ही नहीं पाई। इस प्रकार से हम सरकार के सामने जाकर के इस प्रकार की बातें करते हैं, गांव में जाकर के बातें करते हैं, बच्चों को पढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। अपने बच्चों को भी ऐसा ही रास्ता दिखाना चाहिए कि वे खुददारी के साथ जी पाए। ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को कामयाब बनाओ, लायक बनाओ, इनको इस लायक बनाओ कि ये जहां खड़े हो वहीं से काम शुरू कर सके। बहुत बार जैसे बातें चलती हैं, जब ये बातें हुई मैंने कहा भाई हम लोगों को सरकार का विरोध करना चाहिए। पेपर लीक होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं और जुगाड़ी आगे निकल जाते हैं, पैसे देकर के लोग आगे निकल जाते हैं। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो सब लोगों ने कहा कि तुम्हारे आईसीएस को बंद करवा देंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, आईसीएस मेरे से है या मैं आईसीएस से? आईसीएस मैंने बनाया था या मैं आईसीएस ने बनाया था? आईसीएस बंद कर देंगे, टीसीएस लिख देंगे, बताओ क्या कर लेंगे? टीसीएस में दिक्कत है, ABC लिख देंगे, LMN लिख देंगे, कुछ भी नाम लिखना लिख लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो बच्चों को पढ़ाना है, जो मुझे मैथ पढ़ाना था, तो कहाँ दिक्कत? मैं वो लाइन बोली, इस लाइन के साथ मैं इस बात को खत्म करता हूँ पूरी। एक बार मधुमक्खी का छत्ता था, माल जिसको बोलते हैं देसी माल, पाड़वा माल लग रहा था, मधुमक्खी का छत्ता। वो मधुमक्खी का छत्ता तोड़ लिया। मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने के बाद वे मधुमक्खी जाकर के और दूसरी जगह बनाने के चक्कर में हो गई। तो किसी ने उनसे पूछा कि भैया इन्होंने तुम्हारा पूरा शहद चुरा लिया, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? बोला ना, इन्होंने शहद चुराया है, शहद बनाने की टेक्निक थोड़ी ही चुरा ली, दोबारा फिर शहद बना देंगे। तो सरकार, अगर हम सरकार के, होता है ऐसा, सरकार के खिलाफ बोलने पर सरकार ऐसे करती है, लोगों को दबाती है, लेकिन हमने अपना पूरा सिस्टम सही कर रखा है। बिजली चोरी की यूज नहीं करते हैं, टैक्स चोरी नहीं करते हैं, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। सरकार देख भी नहीं पाई हमारी तरफ और हमारी मांगे मानी। पेपर लीक होने बंद हुए, पढ़ लिख करके गरीब से गरीब बच्चे नौकरी तक पहुंचते हैं। जो बच्चा इंटेलिजेंट है हम तो हर रोज देखते हैं। हमारा आईसीएस कोचिंग सेंटर का फेसबुक पेज है, उस पेज के ऊपर देखना आप कितने फोटो हम डालते हैं। हर रोज हमारे पास आए रहते हैं। बिहार में बच्चे हमारे पास पढ़ के लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ के लग रहे हैं, राजस्थान में लग रहे हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में और हरियाणा का तो कोई गांव मुझे बता दो जहां आईसीएस के पढ़े हुए लोग नौकरी में ना हो। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट हरियाणा और पूरी दिल्ली में दिखा दो जिसमें आईसीएस के स्टूडेंट नहीं है। तो इतना बड़ा ये काम खड़ा करना, इतने बड़े पैमाने पर ये सब चीजें खड़ी करना, एक ये सच्ची लगन, मेहनत और ये रास्ता। और जो बात मुझे आती है ना वही बच्चों को सिखा दूंगा मैं। आपको ट्रैक्टर चलाना आता है ना, तो अपने बच्चों को ट्रैक्टर चलाना सिखा सकते हो। आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है ना, अपने बच्चों को हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखा सकते हो। आपको कार चलानी आती है, बच्चों को कार चलाना सिखा सकते हो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जिसको अपने आप रोटी बनानी ना आती हो, बच्चों को रोटी बनाना सिखा देगा क्या? नो सर। बताओ। नो सर। किसी को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती तो क्या बच्चों को मोटरसाइकिल चलाना सिखा देगा? जो आदमी अपने आप कामयाब नहीं है, आपके बच्चों को कामयाब होना कैसे सिखा देगा? मेरे बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। BMW कार में आया हुआ हूँ। 20 साल पहले जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, किसान थे, तो साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। अपने आप कामयाब होना आता है, बच्चों को कामयाब करना आता है। इसी कारण से मेरे पास पढ़ के बच्चे कामयाब होते हैं। और जो ये बच्चे मेरी बातें मानेंगे, हमारे पास आते रहेंगे, एक एक जने की गारंटी लेता हूं कि ये बच्चे विदेशों तक जा सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, जिनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके भी पॉसिबल नहीं होता लोगों के लिए। सिर्फ पढ़ के ये काम कर सकते हैं। और आईसीएस में ये काम हुआ है। आईसीएस में फर्स्ट रैंक लेने वाले भी 200 से ज्यादा छात्र हैं जो अलग अलग नौकरियों में फर्स्ट रैंक लेते हैं।
आईसीएस में पढ़ के नौकरी लगने वाला कोई ऐसा नहीं होता जिसका एक ही भी नौकरी में सिलेक्शन हुआ। जिसको पेपर पास करना आ गया उसको तो आ गया, बहुत सारे पेपर पास करता है, बहुत सारी नौकरियों में लगता है, जो अच्छी लगे उसको ज्वाइन करता, बाकी फिर ऐसे ही साल, 1.5 साल, 2 साल की तैयारी में नौकरी लग जाते हैं। इन बच्चों के सामने 5-7 साल इनको पढ़ना ही है। जो बच्चा 5वीं, 6वीं, 7वीं से हमारे पास पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, 12वीं क्लास पास करते ही सरकारी नौकरी कम से कम, और नहीं तो उससे ज्यादा अचीव करके दिखाएगा। ये मेरा वादा है, ये हमने पहले भी करके दिखाया और यहाँ भी करके दिखाएंगे। प्रदीप जी, आपने जो ब्रांच खोली, गांव के लोगों को ये मौका दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जी आप आए, सभी ब्रांचेस वाले, आप सभी ग्रामीण यहाँ पर आए, हाथ जोड़ करके नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मेरी ये बातें सुनी इस गर्मी के टाइम पर। और गांव के हर एक बच्चे को सही रास्ता देना आपकी जिम्मेदारी है। गांव के जो लोग, जो किसान जो हैं भाई गेहूं काट रहे होंगे या कहीं और होंगे, यहाँ आ नहीं पाए होंगे, तो हर एक आदमी तक ये बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को कामयाब बनाने के लिए सही तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। और पढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रदीप जी ने मंदिर के सामने जो है सेंटर है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। इतनी ही बातें मैं करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।